In the last lecture, we discussed about the ABO incompatibility clinical features and evaluation, और उसके बाद हमने फोटोथेरेपी और एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन को देखा था. नेक्स्ट इज़ फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट. तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन होता है फॉर रिमूवल ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, दैट इज़ ड्रग्स. तो अगर पेशेंट को सेप्टिसीमिया है तो हम उसके लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं. उसकी फीडिंग का हमने ख्याल रखना है. और अगर मदर जो है वो मतलब RH इनकम्पैटिबिलिटी हुई थी तो मदर को हमने जो है वो 72 आवर्स के अंदर अंदर क्या दे देना है, रोगैम दे देना है. ठीक है, मतलब उसकी प्रोफ्लेक्सिस दे देनी है. इसके अलावा जो है हम देते हैं मेटलोपोरफायरेंस क्या होगा, ये हीमोक्सिनेज इनहिबिटर होगा. तो ये जो है ना जब हम देंगे तो उसकी वजह से बिलीरुबिन की प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो हमें बाद में फोटोथेरेपी जो है ना उसको भी ऐसा सच नहीं देना पड़ेगा. तो ये मेटलोपोरफायरेंस हो गए. उसके बाद IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स हम देते हैं ABO और RH इनकम्पैटिबिलिटी के केस में. अगर एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो गया, जो कि हमने देखा था कि हो जाता है, एंड इट लीड्स टू एडेमा, इट लीड्स टू एसाइटिस, तो हम एल्ब्यूमिन की ट्रांसफ्यूजन्स देते हैं. ठीक है. सो क्या क्या है हमारे पास, वी हैव द एंटीबायोटिक्स, वी हैव द फीडिंग, मदर को रोगैम देना है विद इन 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी, मेटलोपोरफायरेंस हैं, IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, एल्ब्यूमिन ट्रांसफ्यूजन है. ठीक हो गया. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है अबाउट द कार्निक टेरेस. कार्निक टेरेस क्या होता है कि इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो होता है ये जाके ब्रेन सेल्स के अंदर डिपॉजिट हो जाता है. ठीक है, ब्रेन सेल्स के अंदर डिपॉजिट हो जाता है. क्या होता है, क्या होगा सबसे पहले कि जो प्री टर्म पेशेंट्स होते हैं ना, जिनके अंदर बिलीरुबिन का लेवल 20 से कम है, और जो सिक फुल टर्म है लेकिन बीमार है, लाइक उनको एस्फिक्सिया था फुल टर्म पे, एसिडोसिस थी, उनके अंदर 20 से कम अगर हो बिलीरुबिन इनडायरेक्ट वाला, और इसके अलावा जो न्यूनेट है उसमें 20 से ज़्यादा आएगा है, तो इस केस में ये बिलीरुबिन क्या करता है कि ये जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है और वहाँ से ये चला जाता है बेसल गैंग्लिया में. और इसके अलावा न्यूक्लियाई जो होते हैं क्रेनियल नर्व 3 और 8 के, उनमें चले जाता है. फिर क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स की ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होनी होती है, बिलीरुबिन वो नहीं होने देता, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूरॉन्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं. इस तरह से न्यूरॉन्स डैमेज हो जाएंगे, तो ये सीन होता है कार्निक टेरेस में. तो जब लॉस ऑफ न्यूरॉन्स होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे रिप्लेसमेंट ग्लायोसिस मतलब फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाएगी और न्यूरॉन्स किसी काम के नहीं रहेंगे. तो क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या हो गए, जब बच्चे के न्यूरॉन्स ही ख़राब हो गए हैं तो ज़्यादातर जो इन्फेंट्स होते हैं वो मर जाते हैं, उनको न्यूरोलॉजिकल साइंस आते हैं अगर वो ज़िंदा हैं. उनको सडन लेथार्जी होना शुरू हो जाती है, पुअर फीडिंग होना शुरू हो जाती है, उनके जो रिफ्लेक्सेस होते हैं लाइक मोरोस रिफ्लेक्स है वो एब्सेंट हो जाता है और बहुत ज़्यादा वो रोना शुरू कर देते हैं. और पिस्थोटोनस पता है आपको, वो जो टेटनस में होता था जिसमें पूरी बॉडी जो है वो ऐसे अकड़ जाती थी. ठीक है, तो उस तरह ना उनकी मसल टोन इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि न्यूरॉन्स काम नहीं करते सही तरह, तो पिस्थोटोनस होना शुरू हो जाता है उनको. ठीक है, और पिस्थोटोनस होना शुरू हो जाता है, ऊपर लिखा हुआ है. इसके अलावा जो है उनको क्या होता है कि रेस्पिरेटरी रेगुलरिटी शुरू हो जाती है, उनकी आईज़ जो है वो अप्रोल कर जाती हैं, ऊपर की तरफ चल जाती हैं, टंग्स बाहर आ जाती है. और सेकंड और थर्ड ईयर ऑफ लाइफ में क्या होता है, उनको जो है उनकी डांसिंग लाइक मूवमेंट शुरू हो जाती हैं, कोरिएथोटोसिस, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइंस आना शुरू हो जाते हैं बेसल गैंग्लिया की इन्वॉल्वमेंट की वजह से. और उनको डेफनेस हो जाती है क्योंकि उनका 8th नर्व मैंने ऊपर बताया वो इन्वॉल्व होती है. स्क्वेंट हो जाता है क्योंकि उनकी 3rd नर्व भी इन्वॉल्व हुई होती है. सीजर्स होना शुरू हो जाते हैं, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, एंड अल्टीमेटली कोमा एंड डेथ. ठीक है,
तो क्योंकि बेसल गैंग्लिया इन्वॉल्व हुआ है तो उसी तरह वो सारे आएंगे प्रॉब्लम्स के कोर्डिएथेटोसिस हो गया, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइंस, क्योंकि एट नर्व इन्वॉल्व है तो डेफनेस हो जाएगी, थर्ड नर्व इन्वॉल्व है स्क्वेंट हो जाएगा, और क्योंकि ब्रेन जो है उसमें न्यूरल एक्टिविटी जो है वो ख़राब हो जाएगी तो बंदे को सीजर शुरू हो जाएंगे, बच्चे को उसकी रोल्स आई बॉल पर रोल हो जाएगी, टंग प्रोट्यूट करना शुरू हो जाएगी, कन्वर्जन्स होंगी, सांस में मसला होगा, मसल टोन इंक्रीज़ हो जाएगी और उसके रिफ्लेक्सेस ख़राब हो जाएंगे, रोएगा और लेथार्जिक होगा, पुअर फीडिंग, खाना नहीं खा रहा होगा और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस तरह के क्लिनिकल फीचर्स आते हैं इसमें। हम इसकी कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, कार्डियक टेरेस की हमने पढ़ ली है पीछे कि हम उनको फोटोथेरेपी करते हैं, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन यूज़ करते हैं, और इसके अलावा फार्माकोलॉजिकल में वी हैव द IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड एल्ब्यूमिन ट्रांसफ्यूजन और फॉलोअप। ठीक है, फिर एक चीज़ आती है ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। अब जो ब्रेस्ट मिल्क जो होता है ना उसमें कुछ ऐसी मटेरियल्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बिलीरुबिन को कॉन्जुगेट नहीं होने देती। ठीक है, तो बिलीरुबिन कॉन्जुगेट नहीं होगा तो अनकॉन्जुगेटेड का लेवल ज़्यादा होगा एंड इट लीड्स टू जॉन्डिस। तो ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस के जो मदर होगी, ठीक है, वो कहेगी कि मैंने जो है इसको ब्रेस्ट मिल्क पिलाना शुरू किया हुआ है और 10 से 15 दिन में जो है ये जॉन्डिस अपीयर होता है और खुद ब खुद ठीक हो जाता है 4 से 12 हफ्ते में। ठीक है, तो ये होता है ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बिलीरुबिन को कॉन्जुगेट नहीं होने देती, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें होता है प्रेग्नेनोडायोल, फ्री फैटी एसिड्स, स्टेरॉइड्स, बीटा ग्लूकुरोनिडेज। ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक्चुअली ना कॉन्जुगेशन नहीं होने देती। तो ये पीकिंग इसकी होती है 7th डे पे और 7th डे पे इसकी पीक होती है और ये जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता 3 to 10 वीक्स के अंदर खुद ही कम हो जाता है। ठीक है, अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करवाएंगे तो फिर जल्दी कम हो जाता है 48 आवर्स में। ठीक है, इसके अलावा इसमें कार्डियक टेरेस का खतरा नहीं होता। तो फोटोथेरेपी से हम थोड़ा बहुत बिलीरुबिन का लेवल कम करते हैं, लेकिन यह है कि खुद ब खुद ठीक हो जाता है, ये मसले की बात नहीं होती। बस बात ये याद रखने वाली है कि ब्रेस्ट मिल्क में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बिलीरुबिन को कॉन्जुगेट नहीं होने देती। एक था कि ब्रेस्ट मिल्क लेने की वजह से जॉन्डिस हो रहा था, एक था कि ब्रेस्ट मिल्क ना लेने की वजह से जॉन्डिस हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? डिहाइड्रेशन की वजह से। ठीक है, वो क्यों हो रहा था? क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कॉन्जुगेट नहीं होने दे रही थी। इसमें यह है कि बच्चे को डिहाइड्रेशन हो जाती है तो उसको हम कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग करवाओ तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ होती है परसिस्टेंट जॉन्डिस। अगर जॉन्डिस जो है ना वो 2 हफ्ते से ज़्यादा देर तक रहे तो उसको कहते हैं परसिस्टेंट जॉन्डिस। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? प्रीमेच्योर बच्चा है, ब्रेस्ट मिल्क की वजह से हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से, डाउन सिंड्रोम की वजह से, गैलेक्टोसीमिया की वजह से, क्रेगलर नाजार सिंड्रोम है, न्यूनेटल हेपेटाइटिस है, बिलियरी एट्रीसिया है। सो दिस लीड्स टू प्रोलॉन्ग जॉन्डिस मोर देन 2 वीक्स। उसके बाद आता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जो है फर्स्ट डे ऑफ लाइफ पे आता है। फर्स्ट डे ऑफ लाइफ के बाद जो था वो फिजियोलॉजिकल था। अब ये सीन है कि ये पहले दिन जो अपीयर होता है ना उसको पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कब हो रहा था? पहले दिन के बाद। और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो था वो 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो रहा था, किसमें? टर्म इन्फेंट में, और 2 हफ्तों के अंदर ठीक हो रहा था जो है हमारे प्री टर्म इन्फेंट्स में। ठीक है, लेकिन जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है ना ये 1 हफ्ते से ज़्यादा तक रहता है टर्म में और 2 हफ्ते से ज़्यादा रहता है प्री टर्म के अंदर। और इसमें जो बिलीरुबिन होता है वो 0.5 mg पर डेसीलीटर पर आवर के हिसाब से ज़्यादा होता है। हर घंटे 0.5 से ज़्यादा हो रहा होता है, मतलब कोई ना कोई पैथोलॉजी चल रही है। और पेशेंट किसके साथ आएगा? एनीमिया के साथ आएगा, क्योंकि उसकी हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा टूट गई होगी, और हेपेटोस्प्लीनोमेगैली के साथ आएगा क्योंकि वहाँ पे हेमोलिसिस चल रही होगी आरबीसीज़ की। तो उसकी वजह से ना ये पैथोलॉजिकल जॉन्डिस हो गया। अब हम बात करते हैं कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलीरुबिनीमिया की। अब कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलीरुबिनीमिया में क्या होता है? जो डायरेक्ट बिलीरुबिन होता है, मतलब जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है, उसका लेवल जो है 1.5 to 2 से ज़्यादा हो जाता है।
इसमें क्या होगा कि हमें कोई ना कोई साइन मिलेगा कि कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, मतलब कि लिवर ने कॉन्जुगेट कर दिया है, लेकिन या तो वो लिवर से कॉन्जुगेट होकर निकल नहीं पा रहा, या फिर आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा पा रहा। यही बात होती है ना। तो हमें क्या मिलेगा, कोई ना कोई हेपेटोबिलिटी डिसफंक्शन मिलेगा, बाइल की सेक्रीशन में कोई डिफेक्ट होगा, बाइल के फ़्लो में कोई मसला होगा। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। या अब ये जो है पहले हफ्ते के बाद जो है पैर होता है, कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया आफ्टर फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ जो है पैर होता है। और इसकी इट इज़ एसोसिएटेड विद हेपेटोमेगेली, स्प्लीनोमेगेली, पेल स्टूल्स एंड डार्क यूरिन। तो ये आपने याद रखना है, हेपेटोमेगेली, स्प्लीनोमेगेली, पेल स्टूल्स होंगे, डार्क यूरिन होगा इन केस ऑफ कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया। कोजेज़ क्या होंगे कि बाइल फ़्लो की ऑब्स्ट्रक्शन है किसी भी तरह, कि बाइल फ़्लो नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि आगे से बिलियरी एट्रीज़िया है, वो जो चैनल है वो किसी तरह बंद हुआ हुआ है, या वहाँ पे कोलिडोकल सिस्ट है पैंक्रियास के ऊपर बनी हुई है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, उसने आगे उसे ऑब्स्ट्रक्शन की हुई है, बाइल डक्ट ही बंद है, या सिस्टिक फाइब्रोसिस है कि मूवमेंट ही नहीं हो पा रही, सीलिया ख़राब हुए हुए हैं, या लिवर सेल्स की इंजरी हो गई है, ठीक है। तो वो हो गई सारे कॉजेज़ के बाइल आगे फ़्लो नहीं कर रहा किसी भी वजह से। लिवर सेल इंजरी में फॉर एग्जांपल लिवर में इन्फेक्शंस हैं, कोई मेटाबॉलिक कॉज है, कोई टॉक्सिक कॉज है, कोई जेनेटिक कॉज है, लाइक ड्यूबिन जॉनसन रॉटर में जिसमें एंजाइम ही ख़राब है, वो एक्चुअली ट्रांसपोर्टर ख़राब है जिसने कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को लिवर से बाहर निकालना था, ठीक है। तो ये सारी इसकी जो है ना कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ज़्यादा होने की कॉजेज़ हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है कि इसकी मैनेजमेंट क्या होगी। जो कॉज है उसको ट्रीट करेंगे, लाइक किसी को हुआ हुआ फॉर एग्ज़ाम्पल बिलियरी एट्रीज़िया हुआ है, तो इसके लिए हम प्रोसीजर करते हैं कसाई प्रोसीजर। विद इन फर्स्ट टू 6 to 8 वीक्स ऑफ लाइफ हम बिलियरी एट्रीज़िया के लिए उसको खोलते हैं, उस कैनाल को, ताकि बिलीरुबिन ड्रेन हो जाए ना। तो कसाई प्रोसीजर करते हैं। फिर अगर जो है कॉलिडोकल सिस्ट है तो उसको रिमूव करेंगे, स्टेनोसिस ऑफ बाइल डक्ट है तो उसको ट्रीट करेंगे, सिस्टिक फाइब्रोसिस है तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे, सेप्सिस है तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स देंगे। अगर उसको जो है वो टीपीएन की वजह से हो रहा है, तो जो टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन की वजह से, तो हम टीपीएन को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। और अगर उसको जो है कोलिस्टेसिस हुई हुई है, मतलब बाइल वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टेड है, तो उसके लिए कोलेस्टाइरामीन होता है, वो देते हैं। तो जो कॉज है उसको ट्रीट करेंगे तो बेबी ठीक हो जाएगा। अब हम इसके यूक्यूज़ देख लेते हैं। सो ये वाला यूक्यू सॉल्व करते हैं कि 4 days ओल्ड बेबी, मदर उसकी जो है ग्राविटा 3 para 2 है और जॉन्डिस है सिंस 2nd day ऑफ लाइफ। और अब ये 2nd day ऑफ लाइफ पे है ना। तो उसके बाद क्या है कि मदर नेगेटिव है ब्लड ग्रुप और बेबी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, और एंटी डी बी उसको दी गई थी ईच डिलीवरी। उसके बाद क्या हो गया, उसको स्प्लीन पाल्पेबल होगी बेबी की, और बिलीरुबिन रेज्ड है, और हीमोग्लोबिन कम हुआ हुआ है, एनीमिया हुआ हुआ है बेबी को, और जॉन्डिस्ड बेबी, स्प्लीनोमेगाली भी हुई हुई है। तो व्हाट आर 3 पॉसिबल कॉजेज़। सो पॉसिबल कॉज क्या है इसकी, कि मदर्स बॉडी क्रिएट्स द एंटीबॉडी अगेंस्ट द RH पॉजिटिव blood cells of the baby. These antibodies cross the placenta and attack the baby's RBCs, and this leads to hemolytic anemia in the baby. और उसी की वजह से स्प्लीनोमेगेली हो रही है और एनीमिया हो रहा है। DD से इसके क्या होंगे, RH इनकम्पैटिबिलिटी, ABO इनकम्पैटिबिलिटी, और इसके अलावा ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया। फिर वो कहते हैं कि व्हाट इज़ द मैनेजमेंट। कॉजेज़ DDs उन्होंने पूछ के आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इसकी क्या होगी कि सबसे पहले तो हम मदर और पेरेंट्स की मतलब काउंसलिंग करेंगे। उसके बाद जो है टेम्परेचर स्टेबलाइज़ करेंगे बेबी का, उसको वेंटिलेशन, उसकी सपोर्टिव थेरेपी देने के बाद उसको फ़ोटोथेरेपी देंगे जब तक उसकी एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन का जो है वो नहीं हो जाता प्रिपरेशन, और फिर उसको एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन देंगे। और उसके बाद जो है एस्टोसिस है तो उसके लिए सोडियम बाइकार्बोनेट से करेक्ट करेंगे, और इसके अलावा IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स देंगे और एल्ब्यूमिन देंगे।
सो दिस इज़ हाउ वी मैनेज दिस पेशेंट। इसमें आप इन्वेस्टिगेशंस भी लिख सकते हैं, बट इन्वेस्टिगेशंस ऐसा नहीं इसमें है, लेकिन आप फिर भी थोड़ी बहुत लिख दें टू गो फॉर द RH इनकम्पैटिबिलिटी, लाइक कूम्स टेस्ट पॉजिटिव हो गया, ब्लड ग्रुप ऑफ द बेबी एंड मदर हो गया, सीरम बिलिरुबिन वगैरह। वैसे उन्होंने खुद ही सब कुछ आपको पहले इन्वेस्टिगेट करके बताया हुआ है, बट यू विल मैनेज लाइक दिस के एडमिट करके कौन से आपके पास 3 मैकेनिज़म्स हैं कि यू कैन सॉल्व दिस इशू, लाइक विद द फोटोथेरेपी, exchange transference and the pharmacological therapy। ठीक है। देन इज़ अ टॉपिक इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर। अब इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर क्या होता है कि बेबी born to a mother in whom adequate control of blood sugar has not been accomplished during pregnancy, के प्रेगनेंसी के दौरान मदर की जो ब्लड शुगर है वो कंट्रोल नहीं थी, जिसकी वजह से अब जो बच्चा पैदा हुआ है वो अब वो जो है ना मैक्रोसोमिक, और उसके अंदर वो सारी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। तो क्या होता है कि जब मदर के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया स्टेट होती है, पैथोफिजियोलॉजी वो आपको बता रहे हैं कि जब मदर के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया होती है, मतलब ग्लूकोज का लेवल मदर में डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से जो फीटल ग्लूकोज होगा वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो जब बेबी के अंदर ग्लूकोज हाई आएगा तो बेबी के जो बीटा सेल्स होंगे पैंक्रियाज के, वो इंसुलिन की प्रोडक्शन ज़्यादा कर देंगे। ठीक है। तो इंसुलिन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर फर्दर हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है कि इंसुलिन ज़्यादा होगी और हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। ठीक है। एक ये होता है कि इंसुलिन की वजह से तो वो होता है, लेकिन क्या होता है कि पहले ना बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बेबी के अंदर आ रहा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है। लेकिन जैसे ही बेबी की डिलीवरी होती है तो वो जो इतना ज़्यादा ग्लूकोज पहले आ रहा होता है, तो वो अब एकदम से ग्लूकोज आना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। और इंसुलिन ऑलरेडी हाई होती है, तो वो जो ऑलरेडी बचा बुचा ग्लूकोज होता है वो भी इंसुलिन कम कर देती है, तो इट रिजल्ट्स इन द हाइपोग्लाइसीमिया। उसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग्स की। तो जो बेबी होते हैं उनके अंदर क्योंकि बॉडी फैट इंक्रीज़ हुई होती है, तो उसकी वजह से बेबी बड़े बड़े होते हैं, लार्ज प्लम्प बेबीज़ होते हैं। एज यू कैन सी इन हेयर कि बेबी देखें कितना बड़ा पैदा हुआ है, लार्ज प्लम्प बेबीज़। और इनके अंदर जो इनके फेस होते हैं वो बहुत रेड रेड लाल लाल होते हैं, इसको कहते हैं प्लेथोरिक फेस, पफ़ी प्लेथोरिक फेस। इनके जो ऑर्गन्स होते हैं बेबीज़ के वो इनलार्ज होते हैं। बेबी जो है उनके अंदर इरिटेबिलिटी होती है, लेथार्जिक होते हैं, खाना नहीं खा रहे होते, पुअर सकिंग होती है, और साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी आ रहे होते हैं क्योंकि इनके लंग्स इमेच्योर होते हैं और इनके अंदर सर्फेक्टेंट का लेवल कम होता है। कंजेनिटल एनोमलीज़ भी साथ हो सकती हैं, कार्डिक इश्यूज़ भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने CVS पीडियाट्रिक्स में पढ़ा था कि ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज जो है वो डायबिटिक, जो इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर्स होते हैं उनके अंदर होता है। ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस। ये इन्होंने कार्डियोमेगैली दिखाई हुई है इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर की। कार्डियोमेगैली, हार्ट एनलार्ज हुआ है, वेयर डिफेक्ट्स। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, मैक्रोसोमिया हो जाएगा, बेबी बहुत बड़ा होगा। इसके अलावा जो है हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, हाइपोकैलेसीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, और ऑब्वियसली इतना बड़ा बेबी जब बाहर आएगा तो उसकी वजह से बर्थ एस्फिक्सिया, बर्थ ट्रॉमा होने की चांसेस हैं, विच कैन लीड टू द प्रॉब्लम्स लाइक उनकी कोई नर्व डैमेज हो जाएगी ड्यूरिंग दैट डिलीवरी, लाइक एब्स पल्सी, क्लेविकल फ्रैक्चर हो जाएगी, ऐसे फ्लैमेटोमा हो जाएगा। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, क्योंकि बच्चे जो हैं वो एज सच मिच्योर नहीं होते, जैसे एक नॉर्मल बेबी मिच्योर होता है वैसा नहीं होता, तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इनके अंदर सर्फेक्टेंट का लेवल कम होता है। फिर इनके अंदर कार्डियोमायोपैथी होती है, हार्ट भरा हो जाता है, बिलीरुबिन का लेवल इनमें ज़्यादा होता है, जॉन्डिस्ड होते हैं बेबी, और पोलीसाइथीमिया होता है जिसकी वजह से हमने देखा उसको प्लेथोरिक पफ़ी फेस होते हैं, रेड रेड। और इसके अलावा
कार्डियक में क्या है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज मोस्ट कॉमनली, इसके अलावा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। किडनी में क्या होगा, उसकी एजेनेसिस मिल सकती है। जीआईटी में क्या होगा, साइटस इन्वर्सस, सारे ऑर्गन्स अपनी जगह से दूसरी जगह पे होंगे, ऑपोजिट होंगे, मिरर इमेजेस होंगे। न्यूरो में क्या होगा, एनएनसेफेलोपैथी और मेनिंजियोसील। स्केलेटल में क्या होगा, हेमीवर्टिब्री। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर में। हम इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द सीबीसी। सीबीसी में आपको क्या मिलेगा, आरबीसी का काउंट ज़्यादा मिल जाएगा पॉलीसाइथीमिया की वजह से, ठीक है। या अगर हाइपरबिलिरुबिनीमिया है तो उसकी वजह से जॉन्डिस मिल सकता है, उसके एनीमिया, हीमोग्लोबिन कम मिल सकता है। फिर आप सीरम कैल्शियम लेवल्स करवाओगे तो क्या मिल सकता है आपको, कैल्शियम का लेवल कम मिलेगा। बिलीरुबिन का लेवल करवा लोगे तो बिलीरुबिन का लेवल आपको क्या मिल जाएगा, ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि इनका एक लिवर एज सच डेवलप नहीं हुआ होता एक नॉर्मल बेबी की तरह, तो वो कॉन्जुगेट ही नहीं हो सकता, तो बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा मिलेगा आपको। एबीजीज करवा लोगे, कहीं रेस्पिरेटरी इश्यूज़ तो नहीं है, सांस कैसे ले रहा है बच्चे के अंदर, ऑक्सीजन प्रेशर कितना है। इसके अलावा डायबिटिक बच्चों के अंदर तो वैसे ही जो है कल्चर इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ब्लड कल्चर ले लेंगे, ब्लड कल्चर, माइक्रोस्कोपी, ग्राम स्टेनिंग। और हार्ट को डिफेक्ट्स को देखने के लिए क्या करवाएंगे, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी। सो दीज आर द इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। कि जो मसला है उसको देख लो कॉजेज़ में, ठीक है। तो ग्लूकोज का लेवल आपने चेक करवा लिया, कैल्शियम का लेवल चेक करवा लिया, और आपने मैग्नीशियम का लेवल चेक करवा लिया। आपने जो है वो इसको देखने के लिए ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी करवा ली, बिलीरुबिन का लेवल चेक करवा लिया, पॉलीसाइथीमिया के लिए सीबीसी करवा ली, रीनल वेनस थ्रोम्बोसिस के लिए आपने किडनी का टेस्ट करवा लिया, ठीक है। और ये सारा कुछ, तो सीबीसी, सीरम कैल्शियम, सीरम ग्लूकोज, सीरम बिलीरुबिन, एबीजीज, ब्लड कल्चर, ग्राम स्टेनिंग, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हाउ विल मैनेज द पेशेंट्स ऑफ डायबिटिक मदर, ठीक है। सबसे पहले तो आप सारा न्यू बॉर्न की एवेलुएशन करोगे, जो हम एक न्यू बॉर्न की करते हैं, एपगार स्कोर वगैरह, ठीक है। उसके बाद आप बेबी का ब्लड ग्लूकोज लेवल, उसका हेमाटोक्रिट लेवल चेक करोगे। फिर आप बेबी की पूरी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करो, उसके फेस को देखोगे फॉर द प्लेथोरा, उसकी पूरी बॉडी को देखोगे, उसका वेट लोगे, उसके ऑर्गेनोमेगाली चेक करोगे, मतलब पूरी उसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन कर लोगे। अगर बेबी को हाइपोग्लाइसीमिया है तो हम उसको ग्लूकोज दे देंगे, अगर कोई और कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुई हुई है तो उसको ट्रीट करेंगे। जब बेबी जो है वो स्टेबल हो गया है और सकिंग कर सकता है, लाइक पहले वो नहीं कर पा रहा था, तो अब उसकी फ़ीडिंग स्टार्ट कर देंगे और ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसको इंकरेज करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि हमने क्या क्या करना है। सबसे पहले हम बेबी की इवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि हमने बेबी की सबसे पहले इवैल्यूएशन की, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया, अगर हमें ग्लूकोज कम मिल रहा है तो हम ग्लूकोज सोल्यूशन इन्फ्यूज़ कर देंगे, हेमाटोक्रिट लेवल चेक कर लेंगे, पूरी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन कर लेंगे, फिर कॉम्प्लिकेशन है उसको ट्रीट कर लेंगे। अगर बेबी जो है वो स्टेबल हो गया, सकिंग के काबिल हो गया, तो उसकी फ़ीडिंग करेंगे, और फीडिंग में हमने ब्रेस्ट फीडिंग को इंकरेज करना है। सो दिस इज़ हाउ वी ट्रीट दिस बेबी, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर। तो अ बेबी गर्ल जिसका वेट जो है वो सी सेक्शन से पैदा हुई है और उसका लार्ज साइज़ था, और अब वो लेथार्जिक हो गई है, बेबी का वेट जो है वो देखिए कितना ज़्यादा है। और दिस इज़ एक्चुअली द डीडीज़ उन्होंने पूछे हुए हैं, ठीक है, डीडीज़। इसमें आप कॉजेज़ लिखोगे ऑफ द मैक्रोसोमिक बेबी। तो मैक्रोसोमिक बेबी कब हो सकता है, इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर सबसे पहले, उसके अलावा अगर पोस्ट टर्म इन्फेंट है तो वो भी बड़ा होगा, लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज बेबी होगा तो वो भी बड़ा होगा,
मैटरनल ओबेसिटी की वजह से भी बच्चा मोटा पैदा होता है, तो हम वो सोच सकते हैं। बच्चा मोटा है मतलब हाइड्रोप्स फेटालिस हो सकता है, मतलब उसके अंदर अगर उसकी पैटोमेगैली वगैरह साइटिस वगैरह हुई तो बच्चा मोटा मोटा लगता है। इन्वेस्टिगेशन CBC, ब्लड ग्लूकोज, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यूरिया क्रेटिनिन लेवल, ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी, CSF एग्जामिनेशन टू रूल आउट द meningitis or sepsis, metabolic profile, an ultrasound abdomen and CT brain to rule out the intracranial hemorrhage, brain malformations, ECG, echocardiography। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पूछा है कि व्हाट मेजर्स यू वुड टेक। तो सबसे पहले में एडमिट करेंगे, इनपुट आउटपुट चार्टिंग करेंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे, उसके वाइटल्स मॉनिटरिंग करेंगे, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, और उसको अगर उसको हाइपोग्लाइसीमिया है तो हम उसको ग्लूकोज की इन्फ्यूजन दे देंगे और उसकी ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर करके मेंटेन रखेंगे। उसकी अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवाएंगे व्हेन बेबी इज स्टेबल एंड एबल टू सक। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी मैनेज द पेशेंट ऑफ मैक्रोसोमिया। और इसके अलावा अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसको ट्रीट करेंगे। ठीक हो गया। सो दिस इज़ अबाउट द मैक्रोसोमिया। नेक्स्ट में हम न्यूनेटल सीजर्स करते हैं।